अब अगर आप हमारे घर में घुस के मारेंगे ना हमें, तो हम आपके घर में तो नहीं घुस सकते, आपके पास टैंकी और बंदूकें हैं, लेकिन हम आपके घर के अंदर की बातें आपको बताएंगे और ये भी बताएंगे कि किसकी बीवी ने किसको क्यों गोली मारी और उसके पीछे कौन जनरल रानी थी। समझ आ गई है ना मैं क्या कह रहा हूं? अब अगर आइंदा किसी सहाबी के घर में घुस के तुमने उस पर तशद्दुद किया, हम बताएंगे कि तुम्हें तुम्हारी बीवी ने गोली क्यों मारी। बस इतना ही बताना था। थैंक यू वेरी मच। इतने मर्द के बच्चे हो, इतने बहादुर हो, तो सीना तान के कहो ना, हाँ जी मैं इसके घर में घुसा हूं। लेकिन तुम इतने बुज़दिल हो, इतने बेगैरत हो कि तुम ये तो नहीं मान रहे कि मैं इनके घर में घुसा था, तुम कहते हो ओहो नहीं, कोई लड़की का भाई था जिसने मारा है। तो क्योंकि एक बहुत बेगैरत और बुज़दिल दुश्मन से वास्ता पड़ा है, तो इसलिए वो समझता है कि मेरा पता नहीं चलेगा, मैं नामालूम हूँ। तुम कोई नामालूम नहीं हो, तुम्हारा पता है हमें तुम कौन हो। तुमने इससे नारा लगवाया इजराइल मुर्दाबाद, इसलिए कि तुम्हारी दाढ़ी में तिनका है, तुम चोर हो। तुम्हें पता है कि तुम हम लोगों के सामने बैठ के इसराइल के साथ सफारती ताल्लुकात की वकालत करते हो। जब तुम लोग पाकिस्तान के मीडिया को इजराइल के हक में एक नैरेटिव बनाने में नाकाम हो जाते हो, तुम देखते हो ये मीडिया तो हर वक्त इजराइल की मुखालफत ही करता रहता है, तुम्हें इस पे बड़ा गुस्सा आता है। तुम फिर कभी मतीउल्लाह जान को उठा लेते हो, कभी अबसार आलम को गोलियां मारते हो, कभी असद तूर को उठा के घर में घुस के मारते हो। फिर तुम्हारा एक और भी प्रॉब्लम है, तुम कहते हो जी हमारे टैंकों को जंग लग गया, हम लड़ नहीं सकते, इंडिया से दोस्ती कर लो। और मीडिया पे शिकवा होता है, मीडिया वालों तुम हम इंडिया से दोस्ती करना चाहते हैं, तुम हमारे साथ ताउन नहीं करते, तो तुम मीडिया को फेंटी लगाते हो। तो मीडिया जो है ये इंडिया के साथ दोस्ती में हमारे नए नैरेटिव जो है उसकी मदद नहीं। कल बहुत शोर सुनाई दे रहा है कि आओ मुझे गिरफ्तार करो, आपने भी सुना होगा। कौम तो ये देख ही रही है, सुन भी रही है रोज की बुनियाद पर। अच्छा, कि दो साबिका जो हाकिम खानदानों की गिरफ्तारी से हमने देखा कि जमहूरियत को बहुत बड़ा खतरा लाहक हो रहा है, क्योंकि शायद इस मुल्क में जमहूरियत दो खानदानों के गिर्द ही घूमती रही है। लेकिन फिर हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि अगर मोहल्ले के सारे चोर इकट्ठे हो जाएं तो क्या कहते हैं, समझ जाओ कि थानेदार ईमानदार आ चुका है। इसलिए शायद आज ये मुत्तहदा अपोजिशन, जमहूरियत को खतरा, ये जिस तरह की चीज़ें देखने को हमें मिल रही हैं, सुनने को मिल रही हैं, लेकिन इनकी हकीकत यकीन जानिए सिर्फ इतनी है कि जो लोग इक़्तिदार पर 10 साल बुराजमान रहे, अवाम के, मुल्क के सियासत के मालिक रहे, हाकिम रहे, असल में अब उनका हिसाब हो रहा है, उनसे पूछा जा रहा है कि उस पैसे के बारे में पूछा जा रहा है जो मेरा है, आपका है। आज मुल्की मईशत पर वावेला मचाने वाले शायद ये भूल चुके हैं कि मुल्क पर 30,000 अरब कर्ज चढ़ाने के जिम्मेदार आखिर कौन है। ये खुद हैं जो वावेला मचा रहे हैं। आज मुल्की मईशत की तबाही का रोना रोने वाले ये यकीनन भूल बैठे हैं कि अगर इनके लंदन में, दुबई में बड़े बड़े महलात ना बनते, अगर जाली अकाउंट्स में कौम का पैसा ना होता, तो ना इस मुल्क पर कोई कर्जा होता, ना इस मुल्क की मईशत वेंटिलेटर पे जा पहुंचती। 10 साल हुकूमत करने वाले, फ्रेंडली ऑपोजिशन कहूं तो ज्यादा बेहतर होगा, फ्रेंडली ऑपोजिशन करने वाले एक हुकूमत में, दूसरा फ्रेंडली ऑपोजिशन में, फिर दूसरे की बारी वो हुकूमत में और पहले वाला फ्रेंडली ऑपोजिशन में। आज 10 माह की हुकूमत बर्दाश्त नहीं हो रही, तो समझ जाएं कि वजह अवाम नहीं, वजह तुसी नहीं हो, वजह मैं नहीं हूं, वजह इनके मुकद्दिमात हैं। इसी तरह अब कुछ सहाफती हलकों से भी आवाजें निकल रही हैं कि आओ मुझे गिरफ्तार करो, आओ मुझे पकड़ लो, आओ मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैं डरता नहीं हूँ, मुझे आकर हथकड़ी लगा दो। ये आवाजें आ रही हैं उन मखसूस सहाफती हलकों से जिन पर पिछली हुकूमतें बहुत मेहरबान रहीं, बहुत मेहरबान रही। ये आवाजें आ रही हैं उन मखसूस सहाफती हलकों से जिन्होंने पिछले 10 साल भरपूर आसाइशें एंजॉय की हैं। ये आवाज़ें आ रही हैं उन मखसूस सहाफ़ती हलकों से जो पिछले 10 साल तक सहाफ़त के ठेकेदार बने हुए थे, लिटरली ठेकेदार, कि वो जिस पर हाथ रखते वो सहाफ़ी हैं और जो उनके आशीर्वाद से महरूम रह जाए वो सहाफ़ी सॉरी टू से है ही नहीं। इनमें एक नाम है हामिद मीर साहब का। हामिद मीर साहब आजकल आए रोज क्या करते हैं जी, वीडियोस बनाते हैं, वीडियोस बनाकर डाल रहे हैं कि आओ मुझे गिरफ्तार करो, और उसी गिरफ्तारी की दावत देते हुए हामिद मीर ने एक और वीडियो बनाई है। पहले आपको मैं वीडियो दिखाती हूँ, फिर आगे जाके मजीद बात करती हूँ। रजा ये जरा क्लिप चलाइएगा हामिद मीर साहब का।
मजीद जो मीर साहब हैं वो मजीद क्या फरमाते हैं हामिद मीर साहब के झूठ बोलने से मुल्क की क्या कहते हैं खिदमत नहीं हो सकती। और हामिद मीर साहब आप इतनी वीडियोस बनाकर डाल रहे हैं, अगर एक वीडियो आप मजीद बना लें और अपने उन इल्ज़ामात पर माफ़ी मांग लें जिनके बुनियाद बनाकर जियो ने मुल्क के हसास इदारे के खिलाफ जहर उगला, तो बड़ी मेहरबानी ना होगी आपकी। हामिद मीर साहब आज आपको आज़ादी सहाफ़त सलब होती हुई महसूस हो रही है, क्योंकि आज मुल्क में बिला जवाज़ किसी को रियासती इदारों के खिलाफ इल्ज़ाम तराशी की इजाज़त नहीं है। हामिद मीर साहब आप कैसे सहाफ़ी हैं? मैं आपसे पूछती हूँ जो हर सियासतदान के फेवरेट रहे हैं। सियासतदान का फेवरेट होना क्या अच्छे सहाफ़ी होने की डेफिनेशन है, या वो सहाफ़ी अच्छा सहाफ़ी है जिसको हर सियासतदान चौक में चौराहे में बैठ के गालियां निकाल रहा हो कि कल मुझे बुरी तरह से एक्सपोज कर दिया? ये सवाल मैं अवाम से पूछती हूँ कि क्या ये बहुत बड़ा सहाफ़ी है जो हर सियासतदान की गुड बुक्स में है, यानी फेवरेट है? हाँ, हर सियासतदान आप पर मेहरबान रहा। कैसे पूछ सकती हूँ मीर साहब? जरदारी साहब हों या फिर नवाज शरीफ साहब, दोनों आपको बहुत पसंद करते हैं। क्यों, वजह बताएंगे आप? शायद यही वजह है कि आज जब ये दोनों जेल में हैं तो आपको अपनी आज़ादी सहाफ़त खतरे में नजर आ रही है, अंधेरे में नजर आ रही है। मुल्क में क्या सिर्फ आप ही एक सहाफ़ी हैं, या फिर आपके वो जो हम ख्याल सहाफ़ी जो नून लीग और पीपल्स पार्टी का बयानिया फरोख्त करते रहे, अपना ज़मीर बेच के, कलम बेच के, वो सहाफ़ी हैं? ज़रा अपनी नज़र को वसी करें हामिद मीर साहब, तो अंदाज़ा होगा कि इस मुल्क में और भी सहाफ़ती इदारे हैं, मज़ीद कई सहाफ़ी हैं जो इस वक्त हम देखते हैं कि नज़रअंदाज किए जाते रहे, तब से नज़रअंदाज हो रहे हैं जब आप और आप जैसे चंद सहाफ़ी जो है वो हुकूमतों के चहीते हुआ करते थे। अब आपको लिटरली नज़र आ रहा है कि अब आप चहीते नहीं है ना, एक्चुअली आपके वो मसले जो हैं वो सर उठाना शुरू हो गए, फिर हिसाब किताब के खाते खुलने वाले हैं जो आपको चैन की नींद नहीं लेने दे रहे। और आप जिस चैनल में काम करते हैं उसको करोड़ों के इश्तिहारात नवाज शरीफ साहब अता करते रहे थे। और दूसरी बात रही, अगर मैं आगे जाके बात करूं, दूसरी बात ये जो अजमल कसाब साहब की बात है उस हवाले से मैं बात करना चाहूँगी। ये जो अजमल कसाब साहब की कि हामिद मीर साहब फरमाते हैं कि अजमल कसाब पाकिस्तानी था, ये वो नहीं कह रहे बल्कि रिजवान अब्बासी साहब फरमा रहे हैं। तो इसका जवाब मेरे ख्याल से अगर हम रिजवान अब्बासी साहब से ही ले लें तो ज़्यादा बेहतर होगा हामिद मीर साहब, और आपको भी सुकून मिल जाएगा। हमारे साथ खुद इस्लामाबाद स्टूडियो से मौजूद हैं रिजवान अब्बासी साहब, उन्हीं से सवाल पूछते हैं, वो जवाब देंगे। अब्बासी साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहूँगी, बताइएगा कि जो हामिद मीर साहब जो बड़े सहाफ़ी हैं, उन्होंने आपका जो क्लिप हमने दिखाया जिसमें आप गुफ्तगू कर रहे थे, जिसमें आप ये कह रहे थे कि अजमल कसाब पाकिस्तानी हैं, इसकी क्या डिटेल्स हैं ये ज़रा आप शेयर कर दीजिए, क्योंकि हामिद मीर साहब तो बड़ी कहानियाँ बना रहे हैं। देखिए, आज भी जो पाकिस्तान में मुंबई अटैक से रिलेटेड केस चल रहा है उसमें जो प्रोसिक्यूशन का जो स्टैंस है वो आज भी यही है कि अजमल कसाब पाकिस्तानी था। यहाँ पे जो प्रोसिक्यूशन चल रही है, जो लोग जेल में हैं और उनकी हद तक, और जो अजमल कसाब से वो जो इंडिया से डॉक्यूमेंट्स आए, तो इधर जो FIA वालों ने अपनी इन्वेस्टिगेशन करके रिपोर्ट सबमिट करके जो स्टैंस लिया अजमल कसाब के हवाले से, वो यही लिया कि वो पाकिस्तानी था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम ड्यूरिंग ट्रायल एविडेंस के बाद ये साबित करने में कामयाब हो गए हैं कि अजमल कसाब का पाकिस्तान से कोई ताल्लुक़ नहीं था। अजमल कसाब पाकिस्तानी नहीं था। ये एविडेंस मैनिपुलेट करके, झूठे बयान देकर, झूठे बयान रिकॉर्ड करके, जेली डॉक्यूमेंट साथ कोर्ट फाइल के लगाकर ये उन्होंने अजमल कसाब को पाकिस्तानी साबित करने की कोशिश की। लेकिन ट्रायल के दौरान ये साबित हो गया कि अजमल कसाब पाकिस्तानी नहीं था। अजमल कसाब का पाकिस्तान से किसी किस्म का कोई ताल्लुक़ नहीं था। ये अब आज हम, और आज से मेरे ख्याल से 2 साल पहले हम ये बात साबित कर चुके हैं कोर्ट ऑफ लॉ में, और इंशाल्लाह ये चीज़ें बहुत जल्दी सबके सामने भी आ जाएंगी कि इस केस की रजिस्ट्रेशन और ये सारा जो था, ये इसके पीछे क्या मुहरकात थे, कैसे बेगुनाह लोगों को इस केस में मुलविस किया गया पाकिस्तान में, कैसे पाकिस्तान को कनेक्ट करने की जो है वो मज़मूम कोशिश की गई इस इंडियन एपिसोड के साथ, और ये सारा। लेकिन मैं आपके सामने पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी से ये बात कह रहा हूँ कि हम इस अदालत में, एंटी टेररिज्म कोर्ट में ये साबित, अल्हम्दुलिल्लाह ये साबित कर चुके हैं कि अजमल कसाब पाकिस्तानी नहीं था और उसका पाकिस्तान से कोई ताल्लुक़ नहीं था।
अच्छा, आपसे जानना चाहूंगी रिजवान अब्बासी साहब, किसी भी जो इंसान आपको देख रहा है, कोई भी शख्स आपको देख रहा है, टीवी देख रहा है, इस टाइम पे बोल न्यूज़ देख रहा है, ऐसे नहीं चले देख रहा है, आपकी गुफ्तगू, आपका मौक़िफ़ सुन रहा है, उसके जहन में एक सवाल आएगा कि तहकीकात मुकम्मल होने के बाद हामिद मीर साहब ने आपका कोई मौक़िफ़ दोबारा नहीं लिया? नहीं, उसके बाद जो है ड्यूरिंग ट्रायल और उसके बाद जो है दोबारा इस बारे में उन्होंने कोई मेरा वर्शन नहीं लिया अजमल कसाब के हवाले से या किसी और हवाले से। तो आप इसको कैसे देखते हैं? क्या ये सहाफत या ऑथेंटिसिटी है कि तहकीकात के बाद आपका कोई मौक़िफ़ ही ना लिया गया हो? यानी जहां पे मौक़िफ़ उनके मौक़िफ़ को डिफेंड करे वहां तक वो बड़ा डिंडोरा पीटते रहें, लेकिन बाद में वो आपका मौक़िफ़ ना लें?